हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अकाउंट्स गुरु चैनल। बच्चों, आज है हमारा डे 5 और आर 5 डेज स्ट्रैटेजी फॉर बिजनेस स्टडीज। और आज हमारा जो ये लास्ट डे है, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज लेकर आया है, जिसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी सर ने अपने इंस्टाग्राम रील के थ्रू कर ही दी है। और बच्चों, ये जो 5 दिन हम लोगों ने स्ट्रैटेजी प्लान करी और इसमें हमने डिटेल में हर एक चीज अपने सिलेबस के बारे में हमने पढ़ी है। मतलब कि अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं किया था या थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका कम था, तो वो सारी चीजें ना आज 5th डे में मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे। पहले 3 दिन मैराथन के थे, जिसने आपको सारे चैप्टर्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया इन डिटेल। उसके बाद जो 4th डे था हमारा सैंपल पेपर का, उसने आपको पेपर पैटर्न का आइडिया दिया, किस तरीके से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, उसमें आपको वो भी पता चला। केस स्टडी क्वेश्चंस कितने आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने आते हैं, वो सारी चीजें आपको सैंपल पेपर के थ्रू पता चली। तो बच्चों, आज का दिन तो इंपॉर्टेंट होना ही था। आज के दिन मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जी हाँ बच्चों, आज का गुरु मंत्र हमारा यही है कि हम यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपने कुछ गेस्ट पेपर। और क्या पता यही गेस्ट पेपर में से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैंने पेपर लीक कर दिया है, ये सर ने पेपर लीक कर दिया है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। बट हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों के साथ पहला गेस्ट पेपर आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पेपर आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। अब मैं यहाँ पर आपके साथ उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाली हूँ। तो अपना जो भी आपने सॉल्यूशन उसका किया है, उस सॉल्यूशन के साथ रेडी रहिए और अपने आंसर्स को आप यहाँ पे चेक करिए। जो आप मिस्टेक कर रहे हैं कि आपने ये चीज आइडेंटिफाई नहीं करी, ये कीवर्ड आप नहीं पहचान पाए या इस कीवर्ड से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो सभी चीजें आप लोगों को यहाँ पर नोट डाउन करनी है, ताकि एग्जाम वाले दिन आप ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप अपना जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, आपका रिसोर्स, आपका रजिस्टर, आपका बुक, जो भी आप लोग यूज कर रहे थे अब तक, उन सभी को लेकर बैठिए और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अपना आज का गेस्ट पेपर नंबर 1। बच्चों, पेपर आपको बिल्कुल कुछ इसी तरीके से दिखने वाला है और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा एक डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल। सो क्वेश्चन है, उपासना एंड हर ब्रदर हेमंत वांटेड टू वॉच अ मूवी ओवर द वीकेंड। दे बुक द मूवी टिकट्स ऑनलाइन एंड चूज द सीट्स एज पर देयर प्रेफरेंस एट द क्लिक ऑफ द बटन एट द डिजायर्ड मूवी हॉल। नाउ गोइंग टू द थिएटर फॉर बुकिंग ऑफ द टिकट्स इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। यानी कि आजकल इतना बढ़िया हो चुका है कि घर बैठे ही हम अपने मूवी टिकट भी बुक कर सकते हैं, अपनी इवन सीट भी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। थिएटर में जाने की जरूरत ही नहीं होती अब। इसका मतलब टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया हो गई है हमारी। तो कौन सा एनवायरनमेंट है? टेक्नोलॉजिकल। ये तो बिल्कुल मैं ऐसे क्वेश्चंस को मैं बोलती हूँ द लड्डू क्वेश्चन, है ना, जो बढ़िया स्वाद दे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी खासी केस स्टडी है। 1 नंबर के क्वेश्चन में टाइप ऑफ प्लान पूछा गया है, कौन कौन से पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं, एन एस्टैब्लिश्ड फर्म हैज 50 years of experience in the shipping industry. The company time and again prove itself as one of the dominant figures in the market. The plan for the whole year is given a lot of importance. According to the owner of the company, the plans are the basic structure upon which the other important functions of the management rest. It is important that plans are communicated to the employees. The top management ensures that the plans are communicated and implemented at all the levels and in all the departments. To learn from the past mistake is a habit of these successful company. They prepare the plans for the short term as well as long term, where it can be seen throughout the year. The plans are prepared one after another. Shipping industry needs such dedicated companies. The goals are specific and the activities to achieve the specific goals are undertaken. The company has planned a growth of 20% in revenue this year. Let's see how much it's possible for it to achieve by the end of the year. तो यहाँ पे आपने देखा कि बार बार प्लान के बारे में बात हो रही है, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, और लास्ट में उन्होंने एक लाइन बोल दी कि कंपनी ने 20% ग्रोथ करनी है रेवेन्यू में, ऐसा प्लान किया है। तो कौन सा आप लोगों को यहाँ पे प्लान देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ पे पॉलिसी थी, ऑब्जेक्टिव था, प्रोसीजर देखने को मिला कहीं, या कुछ प्रोग्राम है यहाँ पर? मतलब सब कुछ है यहाँ पर। अगर आपको क्या ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है? यस, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उन्होंने लास्ट में ही नीचे हमें बता दिया है कि उनका एक
प्लान है कि उन्हें 20% रेवेन्यू जो है इस साल में इंक्रीज करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैस्लो की नीड से रिलेटेड है, हमें पहचाननी है सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, सो महक हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थ्रू आउट हर लाइफ। शी डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज। व्हेन द प्लेसमेंट स्टार्टेड शी डिसाइडेड टू विथड्रॉ हर नेम। अ मंथ लेटर शी स्टार्टेड her own NGO which provided education to the poor children. Her NGO sets targets of educating a definite number of poor students and she feels if she is able to achieve a goal of teaching 5,000 students by the end of the 5 year, she will be very successful. मतलब कि वही यहाँ पर वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी बट उसकी प्लेसमेंट भी हुई लेकिन उसने वहां से अपना नाम विड्रॉ कर दिया क्योंकि वो कुछ अच्छा करना चाहती थी। मतलब उसका लाइफ का गोल ही कुछ अलग था। तो उसका गोल ये था कि उसे 5,000 बच्चों को अगले आने वाले 5 साल तक उसको टीच करना है और तभी वो अपने आप को सक्सेसफुल मानेगी। तो कहीं ना कहीं ना तो यहाँ पे सिक्योरिटी की बात हुई है, ना बिलोंगिंगनेस, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड तो आप कह ही नहीं सकते। दिस रिलेट्स टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, आंसर सही आ रहे हैं ना। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोगों के साथ में ये पूरा डिस्कस कर लूंगी तो प्लीज अपना स्कोर जरूर बताइएगा मुझे कि आप लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व किया था, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट निकले, कितने इनकरेक्ट निकले। तो मैं अभी आपको साथ साथ मार्किंग स्कीम भी दिखाती रहूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के हैं। तो आप लोगों ने मुझे स्कोर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितने हमारे बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कितनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है ना, क्योंकि हमें भाई 22 फरवरी को तो 80 में से 80 लेकर आने हैं ना। तो आज पहले देख ले कहां तक पहुंचे ताकि वहां पे 80 में से 80 आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फॉर यूज अप टू 1 ईयर। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मीडियम और लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होती है। स्टेटमेंट 1 तो हो गई फॉल्स, तो मैं तो कह सकती हूँ कि यहीं से मुझे आंसर मिल गया है कि ऑप्शन तो डी है। स्टिल हम लोग स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक। बिल्कुल यही पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो स्टेटमेंट ट्रू है सेकंड वाली बट फॉल्स है फर्स्ट वाली। नेक्स्ट हमें 4 पीस में से आइडेंटिफाई करना है कि किस बारे में बात हो रही है। अ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑफरिंग अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक टॉयलेटरीज, डिटर्जेंट पाउडर, फूड प्रोडक्ट्स। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है तो कौन सा होगा? जाहिर सी बात है प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन रीजंस का क्वेश्चन है। डेलीगेशन इज अ प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए डेलीगेशन जरूरी है। बिल्कुल डेलीगेशन एक कंपल्सरी एक्ट होता है। रीजन इट इनेबल्स अ मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेलीगेशन की वजह से क्या होता है कि जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसका थोड़ा रूटीन वर्क अगर शेयर हो जाता है तो वो फिर हाई प्रायोरिटी एरियाज में अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं ये बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे 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 हमें मिला क्वेश्चन लेवल का। ठीक है, अंशुल वॉज वर्किंग इन अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग I think air purifiers. He found that the profits has been started declining from the last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out the reason for this decline. भाई वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है, वो बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज कर रहा है, तो कौन से लेवल पे काम कर रहा है? टॉप लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हमें प्रिंसिपल बताना है कि कौन सा हमने वायलेट किया, इनिशिएटिव, डिसिप्लिन, ऑर्डर या इक्विटी। So Beta Limited manufactures files and folder from the old clothes to discourage the use of plastic files and folders. For this, they employ the people from the nearby village where the very less job opportunities are available. And employee Satish designed a plan for the cost reduction, but it was not welcomed by the production manager. Another employee gave some suggestion for the improvement in design, but it was not appreciated by the production manager. State the principle of management that is violated in the above paragraph. भाई देखो, एक बंदा आपको सजेशन दे रहा है, आप उसके सजेशंस को नहीं सुन रहे हो, सजेशंस को सुन ही नहीं रहे आप, और अनदर एम्प्लॉय ने आपको सजेशन दिया तो इम्प्रूवमेंट में, तो
अप्रिशिएट ही नहीं किया आपने उसके सजेशन को। देखो आप क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनो। उन्होंने बोला कि एक एम्प्लॉय है सतीश जिसने एक प्लान किया डिजाइन कॉस्ट रिडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने उसको नहीं अप्रिशिएट किया। अनदर एम्प्लॉय ने भी कुछ सजेशन दिए इंप्रूवमेंट के डिजाइन में, बट उसको भी आपने अप्रिसिएशन नहीं दिया। तो भाई आप लोगों के सजेशन नहीं सुन रहे हो, उनका जो वो इनिशिएटिव ले रहे हो उसको नहीं सुन रहे हो, तो कौन से प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो? इनिशिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट, consumer organizations play an important role in educating the consumer about their rights and providing protection to them. Yes, a consumer should not ask for a cash memo on purchase of goods and services. अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कभी भी हम कोई सामान खरीद के लेकर आए तो हमें एविडेंस खरीदना लेना है, एविडेंस परचेज का, तो कैश मेमो तो जरूर पूछना है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट जो सेकंड है वो फॉल्स है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट, read the following statement, assertion reason आ गया फिर से। business environment is a complex phenomenon. Yes, it is true. Business environment consists of various interrelated and dynamic forces. It is also true and it also describes the above situation. So yes, we can say that both are true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट हमें करना है, इसके अंदर बोला क्या गया है, जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मेडिक्स फार्मा लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू द डिबेंचर्स वर्थ ₹40 लाख इन ऑर्डर टू फाइनेंस अ मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, 40 लाख रुपए के लिए उन्होंने डिबेंचर्स को इशू किया है क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना है, एंड दिस वुड इंक्रीज द डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम 1:1 to 2:1। हाउएवर एट द सेम टाइम इट वुड इंक्रीज द ईपीएस। भले ही डेट इक्विटी रेशियो बड़ी है, यानी कि आपका जो रिस्क है वो इंक्रीज हुआ है, बट एट द same time आपकी EPS बढ़ रही है। So the reason that will justify the above situation is unfavorable financial leverage, as the financial risk will be higher, unfavorable financial leverage as ROI is less than cost of debt, favorable financial leverage as the debt is easily available, favorable financial leverage as the ROI is higher than the cost of debt। देखो EPS तभी इंक्रीज होती है जब आपका जो ROI है वो कॉस्ट ऑफ डेट से बड़ा होता है, तो इन दैट केस डेट लेना हमारे लिए फायदेमंद है। तो यस, यू कैन से दैट देयर इज अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। Savita is a floor manager in a mall. She has a very busy schedule and has around 10-12 salesperson under her who help daily customer choose their product from the display shelves. Recently, the business expanded, leading to the increase in the area of the floor along with the number of brands on shelves. However, due to good packaging by the upcoming brand, the need to increase the number of salesperson was not required. The customer who visit the Savita's floor filled feedback forms in which they showed their tendency to buy certain high quality brands because they felt proud of using them. On the basis of this survey, she was able to identify the top 5 brands. तो वो top 5 brands को identify कर पाई। So आपको बताना है which importance of packaging is indicated above. Rising standard of health and sanitation, self-service outlet, innovation opportunities और the product differentiation। देखो यहाँ पर आपको क्लियरली एक चीज लिखी हुई है, देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि उसने डिस्प्ले शेल्फ्स में अपने सामान को लगाया हुआ था। ठीक है, लोग अपने आप ही देख रहे थे और अपने आप ही सामान को खरीद रहे थे, फीडबैक फॉर्म भर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको पैकेजिंग का सेल्फ सर्विस आउटलेट वाला फीचर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है, एक फिलअप टाइप क्वेश्चन है, that coordination is dash and dash function as it requires at all the levels of management and is a result of the conscious effort of the manager। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका परवेसिव फंक्शन है डेफिनेटली, तभी उन्होंने ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करी, और ये जो कॉन्शियस एफर्ट की बात हुई है, यानी कि हम अपनी इच्छा से कोऑर्डिनेशन को यहाँ पर फॉलो करते हैं, सो इट रिलेट्स टू द डेलिब्रेट, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है मैच द वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट गिवन इन कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, सो इंटेलिजेंट टेस्ट चेक करता है द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टेक डिसीजन। ओके, या तो इंटेलिजेंट टेस्ट अगर हम पढ़े, कौन कौन से टेस्ट दे रखे हैं, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और ट्रेट टेस्ट। तो पहला लिखा हुआ है पॉइंट इसके सामने, प्रोवाइड्स अ क्लूज टू अ पर्सन इमोशंस, रिएक्शन, मैच्योरिटी और वैल्यू सिस्टम। तो ये हो गया पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि सी मैच करता है फर्स्ट से। उसके बाद इट मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल, एग्जिस्टिंग स्किल्स ट्रेट टेस्ट से पता चलता है, तो डी हो गया सेकंड का। इट इंडिकेट्स द पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप, एप्टीट्यूड टेस्ट सेकंड हो गया, बी का हो गया थर्ड। और इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सन लर्निंग एबिलिटी और द एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट्स, तो इट इज रिलेटेड टू द इंटेलिजेंट टेस्ट। तो ए का 4 है, बी का
थर्ड है, सी का हमारा फर्स्ट है और डी का सेकंड है। तो ये हमें जाकर मिल रहा है ऑप्शन नंबर आई गेस बी में, राइट, जिसमें सी का फर्स्ट था। ठीक है, ठीक है, आप एक बार फिर भी खुद भी एक बार ऑप्शन देख लेना, मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया है। Next, SEBI calls for the information and issues a show cause notice to stock exchange and its officials seeking explanation and conducting the audit and inquiry. ये कौन सा फंक्शन है सेबी का? बहुत अच्छा फंक्शन उन्होंने एमसीक्यू में पूछ लिया है कि सेबी जहां पर इंक्वायरी वगैरह के लिए आती है और कहती है स्टॉक एक्सचेंज को एक्सप्लेनेशन दो, ऑडिटिंग करवाओ, तो ऐसा सेबी के कौन से फंक्शन में किया जाता है? रेगुलेटरी प्रोटेक्टिव डेवलपमेंट या एएनसी यानी कि रेगुलेटरी प्रोटेक्टिव में? जी ऐसा होता है रेगुलेटरी फंक्शन में, रेगुलेट करती है ना वो। चलो, choose the incorrect statement about the pricing objective. Okay, it's a firm objective to maximize the profit in the short run. It should charge the maximum price for its product. यानी कि शॉर्ट रन में मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको ज्यादा प्राइस चार्ज करना चाहिए। हाँ ठीक है। इफ द फर्म ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर द मार्केट शेयर, इट शुड कीप द लो प्राइस। ठीक है, मार्केट शेयर कैप्चर करना है तो प्राइस कम ही रखनी पड़ेगी। If a firm wants to attain the product quality leadership, it should charge low price. तो प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। If a firm is facing the problem in the survival due to the stiff competition, it may offer the discount. Yes, अगर competition में डिस्काउंट वगैरह आप दे सकते हो। So according to me, C is the incorrect statement. Okay? Yes. Let's move on to the next question. A recruiting organization was able to meet its target of providing 100 applications to its customer within 1 month. However, it was no longer able to reduce the cost of hiring. Instead, the cost of hiring incurred become even higher than the previous expense. So the business enterprise was मतलब कि वो जो उनका टारगेट है 100 एप्लीकेशंस को देखने का अपने कस्टमर्स की 1 मंथ के अंदर, वो ये तो पूरा कर पा रहे हैं लेकिन जो कॉस्ट है उसे कम नहीं कर पा रहे हैं। सो दे आर इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट आपको प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेप है कंट्रोलिंग का। माही जैन इज अ सीनियर मैनेजर इन द एडवाइजरी सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्ड्स लिमिटेड। शी रेगुलरली प्रिपेयर्स द परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ हर सबऑर्डिनेट एज अ पार्ट ऑफ अप्रेजल। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय हर। तो बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे माही जैन एक सीनियर मैनेजर है एडवाइजरी सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर और रेगुलरली उन जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो बनाती रहती हैं सबऑर्डिनेट की अप्रेजल पर्पस के लिए। तो बताइए वो कौन सा काम कर रही हैं यहाँ पे? वो अप्रेजल रिपोर्ट बना रही हैं। अप्रेजल रिपोर्ट कहाँ बनाई जाएगी, किस लिए बनाई जाएगी? ताकि परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके, है ना बच्चे? तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट दिखा आपको? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा फीचर है मार्केटिंग का? क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग है, कस्टमर वैल्यू है, एक्सचेंज मैकेनिज्म है या नीड्स एंड वांट्स है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, मुझे पता है आप लोगों ने बता दिया होगा, एक्सचेंज मैकेनिज्म। वेरी गुड। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, पर अच्छा खासा है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। Mr. Vivek is working as a general manager of Oceans Hotels Limited. Mr. Vivek observed that the government was taking a special interest in the tourism industry as this sector is an important source of the foreign exchange and employment promotion. On the basis of this news, the company decided to set up the hotels at the several tourist places. Ocean Hotels Limited established 50 hotels before other companies considered this issue. Very soon, this brand Ocean Hotels Limited become very well known in the market. Identify the importance of business environment described here. Okay, it enables the firm to identify the opportunities and getting the first mover advantage, helps to identify the threat and early warning signals, helps in tapping the useful resources और helps in improving the performance. देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि टूरिज्म इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ रही है तो फॉरेन एक्सचेंज कमा पाओगे, एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन हो सकेगा। तो यस, पॉइंट नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे इस तरीके से अपना स्कोर बताना है कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए, कितने एमसीक्यूज आपके करेक्ट निकले, वो अब आप लोगों ने मुझे बताना है। तो फटाफट से कमेंट कर दो कि आपके 20 में से अभी फिलहाल कितने मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है, चलो अब 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल पॉलिसी।
एक्सप्लेन व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन चूज टू बी डिसेंट्रलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एनी 3 पॉइंट्स। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का। अभी मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, एक्सप्लेन ब्रीफली द फर्स्ट 3 स्टेप्स। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के 3 स्टेप्स आपसे पूछे गए, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 स्टेप्स लिखने हैं। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि ऐसा ही पेपर आने वाला है, कुछ पेपर लीक हो गया क्या? न्यूज तो आ रही है ना, क्या पता। चलो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो तुम अपनी। चलो देखते हैं, हमारे जरा आंसर देख लें इसका। ओके ये देखिए यहाँ पर सारे आंसर्स हमने दे रखे हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको दिख रहा होगा, तीनों पॉइंट्स है। डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, डेवलप्स मैनेजर टैलेंट फॉर द फ्यूचर, क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, कोई से भी 3 लिख दो। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटेट ग्रोथ है, बेटर कंट्रोल है, और 3 आपको यहाँ से प्रोसेस के स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, चॉइस में क्वेश्चन था, कोई सा भी लिख सकते थे। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एक केस स्टडी का क्वेश्चन है जिसमें आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, so Mr. Ajay the production manager and Mr. Raman the human resource manager were discussing the plans related to the fresh recruitment of employees in the organization. Mr. Ajay wanted that Mr. Raman should scientifically select the person and the work assigned to him should suit his and her intellectual capabilities. Wow, कितनी क्लियर लाइन दी है पहचानने के लिए। मिस्टर रमन वांटेड दैट द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्पेशलाइज्ड टास्क एंड देन असाइन्ड टू द वर्कर अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी व्हिच विल लीड टू द इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वेरी गुड। द गिवन स्टेटमेंट प्रूव्स दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल एंड द टेलर आर कॉम्प्लीमेंट्री। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। देखो एक ने कहा कि लोगों को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, वर्क उन्हीं को असाइन करेंगे जो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को सूट करता हो। बात दोनों एक जैसी कह रहे थे पर थोड़ा सा उनका तरीका अलग था। वहीं पे दूसरे ने ये कहा मिस्टर रमन ने कि हमें पहले काम को स्पेशलाइज्ड टास्क में डिवाइड करना होगा और लोगों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम देंगे ताकि एफिशिएंसी मिले। तो पहला प्रिंसिपल तुम्हारा टेलर का है कौन सा? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। और दूसरा फंक्शन है दूसरा प्रिंसिपल है फ्योल का। दूसरा प्रिंसिपल फ्योल का है कौन सा? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देती हूँ और दूसरे का भी दिखाते हुए चलूंगी। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपको मैं यहाँ पे शो करूंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस बतानी है कंट्रोलिंग की, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड एंड मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। वहीं पे आपको उसके चॉइस में क्वेश्चन मिल गया है रिलेशनशिप का। और देखो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, बिल्कुल ये आपके लिए गुरु मंत्र है बच्चों। अगर मैं आपको वैसे भी अलग से क्वेश्चंस बोलती ना तो यही सारे क्वेश्चंस थे उसके अंदर जो आपको यहाँ पर गेस्ट पेपर में मिल रहे हैं एक साथ। तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना इस गेस्ट पेपर को। जितने इसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपने जरूर करने हैं। जो क्वेश्चंस हमें लगेगा कि यहाँ पे कवर अप नहीं हुए हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जरा इसका आंसर दिखा देती हूँ फटाफट से। ये देखिए जरा, जो हमने प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करे वो हो गए, इस तरीके से आप लिखेंगे इसे। बट मैं आपको पता यही कहूंगी कि यहाँ पे तो चलो ठीक है मार्किंग स्कीम में इस तरीके से पैराग्राफ में लिखा होता है, बट आप ये ट्राई किया कीजिए कि आप हमेशा पॉइंट्स पे अपने आंसर को लिखें और जिन भी टॉपिक्स के अंदर आपको एग्जाम्पल्स पता होते हैं ना बच्चे, वो जरूर लिखा कीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर आप देख लो वही 2 इंपॉर्टेंस आपको यहाँ दे रखी हैं। ये रहा हमारा रिलेशनशिप, देखो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग दे रखा है। नंबर जो हमारे डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं ना बच्चे वो नहीं होते, क्योंकि जब हम पेपर को चेक करते हैं ना हमें बहुत आसानी होती है, जब पॉइंट्स में हमें आंसर मिल जाता है ना फटाफट फटाफट नंबर पूरे देते चले जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रवि जैन वॉज द चीफ एग्जीक्यूटर, क्या पूछना चाहता है ये? चलिए रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें आइडेंटिफाई करना था टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प द फाइनेंस मैनेजर मोहित वर्मा एंड द सेल्स मैनेजर एंड हिज टीम इन फाइनलाइजिंग द सजेशन। ठीक है, so Ravi Jain was the chief executive officer of Nart Traders. He was worried about the heavy expenditure on advertising. He asked his finance manager Mohit Verma to know the views of the sales manager and his team regarding the expenditure. Mohit Verma was thinking of calling a meeting of the sales manager and his team or after a tea break. But by chance at the time of tea break, Mohit Verma met with the sales manager and his team in the canteen. They all discussed about the expenditure and finalized to give the suggestion to reduce their expenditure. भाई कैंटीन में जाकर टी ब्रेक के टाइम पे बातचीत हो रही है
एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के आपको ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट होते हुए दिखते होंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में तो रूल्स और रेगुलेशन है, गपशप टाइप कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन एक जगह ऐसे कि कैंटीन में बैठे थे सारे, वहां डिस्कस कर रहे हो, चाहे तुम कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हो, बट इनफॉर्मल है ना, तो बस उसी की आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस बता देनी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसका भी एक बार आंसर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बच्चे, इनफॉर्मल एग्जिस्ट करता है, उसके आपको यहाँ पर एडवांटेजेस दे रखे हैं, लाइक फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, फुलफिलिंग द सोशल नीड्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा होगा, जिन्होंने चैप्टर्स पढ़ लिए है ना अच्छे से मैराथन के अंदर, उन्हें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी, सैंपल पेपर करने के बाद तो इतनी क्लैरिटी आई होगी ना। चलो आगे देखो, हमें बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आइडेंटिफाई करना है, स्टेट द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर, और दो कोई कॉमन फैक्टर्स बताने हैं जो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल के लिए जरूरी है। अब देखो फिर से मैं आपको ये बात बताऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा ना, तो कोई भी दो कॉमन फैक्टर लिख दो फिक्स्ड वर्किंग के, ऊपर से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा ही नहीं है कि ऊपर से आइडेंटिफाई करना है ना। कोई दो कॉमन फैक्टर्स आप बता दो जो इनकी फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे, बस इतना देख लो किस चीज का काम करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टील है, तो नेचर ऑफ बिजनेस भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, है ना, और स्केल ऑफ ऑपरेशन भी आप लिख सकते हो इसमें। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Shubh Limited is manufacturing steel at its plant in India. It is enjoying a buoyant demand. शुभ लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील एज इट प्लांट इन इंडिया, और बहुत ज्यादा उनकी डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्ट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ 7 to 8% जा रही है, डिमांड जो है स्टील की वो लगातार बढ़ रही है। कंपनी ने डिसाइड किया कि एक नया प्लांट सेटअप करेंगे जिसके अंदर 2000 करोड़ का सेटअप है और 500 करोड़ की वर्किंग कैपिटल चाहिए टू स्टार्ट द न्यू प्लांट। ठीक है, तो पहले तो बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कौन सा डिसीजन है। पैसा लगा रहे हो किसी जगह पर, आप यहाँ पर एक प्लांट सेटअप करने का आपने सोचा, पैसा लग रहा है आपका, तो कौन सा डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। चलो डिसीजन तो पता लग गया, ऑब्जेक्टिव कौन सा है यहाँ पर वो आप मुझे बताएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव्स क्या पहचाना होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, दो कॉमन फैक्टर मैंने आपको बता ही दिए थे स्टार्टिंग में ही, नेचर ऑफ बिजनेस और स्केल ऑफ ऑपरेशन, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्कस गिवन रीजन व्हाई अ बिजनेस मस्ट एम्फसाइज ऑन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड एडिक्वेटली सेटिस्फाइंग देम। यानी कि बेसिक यहाँ पर आपसे पूछा गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, मॉरल जस्टिफिकेशन है आपके लिए, और अगर आपको गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं चाहिए तो उसके लिए भी जरूरी होता है। तो कोई भी 4 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। एंड स्टेट एनी 4 फंक्शंस परफॉर्म बाय द एनजीओज फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो रोल ऑफ एनजीओ में से भी आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं। अभी मैं आपको इसका आंसर दिखा दूंगी दोनों क्वेश्चंस का। चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए बच्चे, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ऑब्जेक्टिव लिखा है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है हमारे पास, उसका आपने एक्सप्लेनेशन दिया, और दो कॉमन फैक्टर देखो वही थे, नेचर ऑफ बिजनेस और स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है जी, और जो नेक्स्ट था वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस विद सोसाइटी रिसोर्सेज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मॉरल जस्टिफिकेशन, कोई भी 4 लिख दो। और यहाँ पर एनजीओस के 4 आपको पॉइंट दिख रहे हैं, एडुकेटिंग द जनरल पब्लिक, पब्लिशिंग द periodicals, कैरी आउट द लैब टेस्टिंग, प्रोवाइडिंग द लीगल असिस्टेंट, फाइलिंग द कंप्लेंट्स, और एनकरेजिंग द कंज्यूमर टू प्रोटेस्ट। ठीक है, तो कोई भी 4 आप यहाँ से भी लिख सकते थे। चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 27। XYZ Electronics Limited invited the subscription from the public through the issue of prospectus. Chetan applied for 700 shares but was allotted only 500 shares by the XYZ Electronics Limited. After 6 months, he decided to sell 250 shares of these shares. Which market should Chetan approach and why? मतलब शेयर्स में डील करना है तो कौन सी मार्केट में जाना है उनको बताइए जल्दी। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस हुआ है और 700 के लिए अप्लाई किया था, 500 ही मिले हैं, और 6 महीने बाद उसने दोबारा अपने शेयर्स को सेल ऑफ किया। तो पहली बात तो कैपिटल मार्केट में कौन से वाला, सेकेंडरी मार्केट। आपको बताना है स्टेट एनी 3 एडवांटेज ऑफ सेलिंग थ्रू सच अ मार्केट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए, मतलब बेसिकली आपको फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बता देना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं आपको इसका आंसर भी।
देखो बच्चों, ये ना, ठीक है। मैंने आपको पूरा तरीके से बताया कि कैपिटल मार्केट में सेकेंडरी मार्केट, उसको आप स्टॉक एक्सचेंज कह रहे हो, और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपने उसके फंक्शंस बता दिए। एडवांटेज पूछ ले, फंक्शन पूछ ले, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा नहीं कंफ्यूज होना होता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सोचा करो कि अच्छा यार इस टॉपिक में ये चीज थी तो यही होगा उसका आंसर। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए मेन। चलिए आगे चलते हैं। 28 क्वेश्चन है हमारे पास। Despite the internal source of requirement being economical, why do the companies not always use this source? Explain any 4 reason। तो बेसिकली आपको लिमिटेशन लिखनी है यहाँ पर इंटरनल सोर्सेज की, ठीक है, कि इंटरनल सोर्सेज भले ही सस्ता होता है तब भी लोग क्यों नहीं यूज करते इसको, है ना, कि हमें यहाँ पे क्या कह सकते हो कि फ्रेश टैलेंट नहीं मिल रहा है, हमारे जो इंटरनल सोर्स की वजह से जो एम्प्लॉयज होते हैं वो लेथार्जिक हो जाते हैं जब टाइम बाउंड प्रमोशन हो रहे होते हैं, कॉम्पिटिशन स्पिरिट नहीं रह जाता, और नई कंपनी तो यूज ही नहीं कर सकती इंटरनल सोर्स का, है ना। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट फ्रॉम द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। चूजिंग द बेस्ट सिलेक्शन है ना, उसी का आपको फर्स्ट स्टेप बताना है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, है ना, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग पढ़ा था हमने। In all the cases, including the highly specialized jobs where the choice is very narrow, the process identified in A above serves two important purposes. State these purposes। मतलब सिलेक्शन करते टाइम ना हम 2 पर्पस को सर्व करते हैं, याद है, कि हमें बेस्ट चूज करना है और उसकी सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज को मेंटेन रखना है। तो देख लो यार फटाफट इसका भी आप लोग एक बार आंसर। मैंने आपको की पॉइंट्स तो बता ही दिए हैं कि कहां से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम कॉन्सेप्ट को। मतलब देखो बच्चों, केस स्टडी के ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, कि आपने सिर्फ रट्टा नहीं मारा है टॉपिक्स का, आपने उनको समझा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो टॉपिक है क्या। देखो जरा, सिलेक्शन है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बारे में हो गया, और वो 2 पॉइंट्स की बेस्ट चूज करना है और सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज को मेंटेन करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आई होप कि बच्चों ने आंसर सही लिखे होंगे। अगर आपने बेटा मेरे तरीके से आपने पढ़ा होगा ना, अच्छे से मैराथन को अटेंड किया होगा, तो सब चीजें बताइए मैंने उसके अंदर। चलो देख लेते हैं अब नेक्स्ट question number 29। Rubina worked as a production executive in a reputed firm, joined the Mega Life Limited as a chief production officer. Having an experience of over 6 years, she was aware about the responsibilities of the position she was now going to occupy. However, since the technology with which her new company worked was very advanced, so before taking up the regular post, she had to spend a month learning the new skills. Mega Life Limited also organizes special workshops open to all the employees through which they can enhance their communication and leadership skills. So identify the 2 concepts of management referred into the above case and also differentiate between these 2 concepts। तो आपको समझ आ ही गया होगा, हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये 2 कॉन्सेप्ट है हमारे पास मैनेजमेंट के, कि बहुत जरूरी होता है कि हमें उनको ट्रेन करना है। वो पहले 1 महीना ट्रेनिंग लेकर फिर ज्वाइन कर रहे हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करके हम उनका ओवरऑल ग्रोथ कर रहे हैं, और उन्हीं दोनों के बीच में आपको फिर डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं, फिर एक बार आंसर देखेंगे। आपको डिसीजन बताना है कौन सा है, एंड स्टेट बाय गिविंग एनी 3 रीजन एज टू व्हाई ही मस्ट हैव एडवाइज्ड हिज सन टू टेक दिस डिसीजन विद कॉशन, ठीक है। So Dhanush, after acquiring a bachelor degree in hotel management, joined his father's chain of vegetarian restaurant in Ahmednagar. Being young and enterprising, he suggested his father to add a new section of vegetarian bakery item which required an investment of 5 crores. His father, Mr. Archie, suggested him to take the decision with caution and understand everything comprehensively, as bad decision may damage the financial fortune of the business. अब देखो यहाँ पर वो अपने फादर के बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा था, जिसके अंदर 5 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट लग रही थी, ठीक है बच्चे। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हुआ, तो समझ तो आ रहा है कि डिसीजन तो इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी कौन सा है जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक ह्यूज अमाउंट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, विच मीन्स इट इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आपको वो 3 रीजन बताने हैं कि क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, इसमें ह्यूज रिस्क भी इन्वॉल्व होता है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो अब मैं आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक बार उनके आंसर दिखा देती हूँ जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। चलो जी देख लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। देखो जी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारा कॉन्सेप्ट था, उसका डिफरेंस लिखा हुआ है, मीनिंग, टाइम पीरियड, फोकस, और ये हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, रिस्क इन्वॉल्व, इरिवर्सिबल डिसीजन, ठीक है बच्चे।
चलो आगे चलते हैं लास्ट के 4 क्वेश्चंस की तरफ। चलो ये रहा। ओके, बड़ा सा क्वेश्चन है, क्या बताना है हमको? अमन हैव सेटिस्फाइड बोथ सुमन एंड एंथनी। अच्छा, देखते हैं, कुछ बातचीत चल रही है इनके बीच में। Aman, Suman and Anthony are partners in a firm engaged in the distribution of dairy products in Gujarat state. Aman is a holder of senior secondary school certificate from CBSE with business studies as one of his elective subject. Suman had done her post graduation in history and Anthony in dairy farming. One day there was a serious discussion between the Suman and Anthony regarding the nature of the management. Suman argued that management was a profession, whereas Anthony argued against it, saying that the legal and the medical profession are the only profession because they fulfill the condition of profession. Acha. Aman, on the basis of his knowledge of business study, explained the nature of management as a profession to the Suman and Anthony. So explain how Aman would have satisfied both the Suman and Anthony. मतलब वो यहाँ पर मैनेजमेंट के नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर अमन ये कह रहा है अपने बिजनेस स्टडीज की नॉलेज से कि कैसे मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं, तो उसने उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर शो करूंगी कि 6 नंबर में आपको कैसे लिखना है। तो उसके साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 32 भी देखते हुए चलो। फीचर ऑफ मोटिवेशन लिखने हैं, है ना। 4 फीचर होते हैं अगर आपके, तो 1.5 नंबर का फीचर है, उसी के हिसाब से लिखोगे। 4 मेजर्स बताने हैं टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। ठीक है, लाइक बी अ गुड लिसनर वाले जो याद आ रहे हैं, हमने पढ़े थे लास्ट में। तो पहले इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लो, फिर लास्ट 2 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत बढ़िया सैम, बहुत बढ़िया गेस्ट पेपर है, मतलब छाट छाट के क्वेश्चंस निकाले हैं कि कोई भी पॉइंट जो है वो हमारा मिस ना हो जाए। तो देखो जरा, अभी आप यहाँ पर ये रहे हमारे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। पहले एंथनी वाले का देख लो। यहाँ पर आपको बेसिकली वही जो फीचर्स ऑफ प्रोफेशन है वही लिखने हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फीचर्स ऑफ मोटिवेशन दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। इंटरनल फीलिंग है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फिर उसी के नीचे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस का क्वेश्चन था, उसके पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है जी, चलो चेक कर रहे हैं ना बच्चे सब लोग अपने आंसर्स। प्लीज अपने आप को मार्क्स देते रहिएगा। आपको पता है कि मार्किंग स्कीम कैसे होती है, मैंने सैंपल पेपर में आपको सब बताया है। ठीक है, तो मैंने चेकर भी बना दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा किसके बारे में है? हमें बताना है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दैट सारा एंड सागर विल हैव टू इन्वॉल्व इन मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द कस्टमर्स एट द राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइम। ठीक है जी, चलो। Every time I traveled, people asked me to bring them the chips, khakra and pickles from all over the country, says Sarah. Finally, she and her colleague Sagar decided to make a business out of it. They launched a Facebook page and asked the people what they wanted. They come up with a list of 100 places tied up with 2 dozens of the vendor to begin with. They were serving people from the Jaipur who wanted spices from the Kerala, people from the Sonipat who wanted halwa from the Jammu, and people from the Delhi who ordered the fresh tea leaves from the Darjeeling. Through their business, they wish to bridge the gap between the sellers and the buyers. So the business is now worth millions. क्या है मतलब, लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं सामान जहां पर वो कंजप्शन के लिए अवेलेबल है। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक सामान लेकर आया जा रहा है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस मिक्स को पूरा कर रहे हैं, तो उसके 4 कंपोनेंट्स जो हैं आपको वो यहाँ पर लिखने होंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है जी, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रमित डिसाइडेड टू स्टार्ट अ डेजर्ट कूलर। तो बताना क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसके 2 स्टेप्स और द रिमेनिंग स्टेप्स। ठीक है, Ramit decided to start a desert cooler manufacturing business. He set the target of earning 20% profit on sale in the first year. He was very much concerned about the future prospects of business, which were uncertain. For this, he gathered the information from the potential market and analyzed that the demand for the wall-mounted cooler is increasing day by day. He used that information as the base for the future planning. मिल गया, base for the future planning. Planning is the function, base developing premises मिल रहा है। On the basis of the gathered information, he called a meeting in the following week to find the new methods to achieve the objective, identifying the alternatives. तो यहाँ पर उन्होंने पहले तो ये बोला फंक्शन आइडेंटिफाई करो, बिल्कुल पता चल गया था कि प्लानिंग है। List the first 2 steps which have been followed by them, setting objectives and developing premises, planning premises, और रिमेनिंग स्टेप्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करके बताने हैं। तो भैया पेपर तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है ना।
रुक जाओ, कहानियां खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब बी पार्ट में क्या है, आपको यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करना है फंक्शन और फिर उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। यहाँ भी प्लानिंग है। सो बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट द आइडियाज हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, सो इट क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बट द मैनेजर वुड हैव टू फर्स्ट सेट द टारगेट्स, means the objective. Only then the manager will be know where he has to go. He seeks the bridge gap between where we are and where we want to go. It is what manager do at all the levels. Pervasive. It requires taking decisions and involves a choice from alternative courses of action. Decision making. तो फीचर्स भी दिख रहे हैं हमें यहाँ पे कि कौन कौन से हैं। परवेसिव दिखा मुझे, डिसीजन मेकिंग दिखा मुझे, यहाँ पर उनका इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करने वाला क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन दिखा। तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर आंसर्स मिल चुके हैं, फटाफट से देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 32 तक हम देख चुके थे। 33 देख लो जरा, वही चारों कंपोनेंट्स है जो मैंने आपको बताए। प्लानिंग फंक्शन हो गया, 2 स्टेप जो आइडेंटिफाई करने थे वो हमने बता दिए। रिमेनिंग स्टेप्स, चॉइस में क्वेश्चन भी प्लानिंग का था। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, फ्यूचरिस्टिक मेंटल एक्सरसाइज, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्राइमरी फंक्शन, कंटिन्यूस, मतलब ऑलमोस्ट सभी थे। चलो जी, तो बच्चों यहाँ तक हमने कंप्लीट किया अपना गेस्ट पेपर नंबर 1। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। हमने बेसिकली क्या क्या कवर किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर अगर मैं चैप्टर नंबर 1 से देखूं तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कवर किया हमने, नेचर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर कवर अप किया फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 से प्रिंसिपल्स कवर किए, चाहे वो टेलर के थे चाहे वो फ्योल के थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से हमने यहाँ पर देखा कि डायमेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक एमसीक्यू था इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से हमें एक 6 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिला, फीचर्स और प्रोसेस से रिलेटेड। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 5 से हमने देखा कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था, डेलीगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। चैप्टर नंबर 6 में सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिली हमें यहाँ पर, और इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट था कहीं ना कहीं। चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग से हमने देखा कि हमें कम्युनिकेशन वाले कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन पूछा गया, मैस्लो की थ्योरी पूछी गई थी हमसे। ठीक है, कंट्रोलिंग से हमने इंपॉर्टेंस देखी और रिलेशनशिप देखा बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर से हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बहुत ज्यादा देखा, यहाँ पर कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ज्यादा था। फाइनेंशियल मार्केट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे हमारे पास। यहाँ पर क्या था कि आपको रेगुलेटरी बॉडी के बारे में बताना था, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस बताने थे। मार्केटिंग मैनेजमेंट से मुझे यहाँ पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला और कुछ एमसीक्यूज भी थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से हाँ बहुत कम हमने देखा। अब बच्चों क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमें आज यहाँ पर डिस्कस करने हैं, तो कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपके सेट नंबर 1 में प्रिपेयर हो चुके होंगे और आपको पता चल चुका कि ये करना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और बता रही हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। आप उसको फटाफट से लिख लीजिए, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए। चैप्टर नंबर 1 से आप कोऑर्डिनेशन का टॉपिक भी प्रिपेयर करेंगे अलॉन्ग विद योर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर। आप यहाँ से कोऑर्डिनेशन भी प्रिपेयर करिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को भी आप यहाँ से प्रिपेयर करते हुए चलिए। चैप्टर नंबर 2 से आप लोग कर ही रहे हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स, टेलर के प्रिंसिपल्स, बट टेक्निक्स को भूलना नहीं है। ठीक है, अगर आप फ्योल का कंप्लीट कर रहे हैं तो मतलब अगर आप दोनों में से चॉइस लेकर चल रहे हो कि आपको फ्योल करना है या टेलर करना है, तो दोनों को कंप्लीट करो, अधूरा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस और इसके फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से डायमेंशंस के साथ साथ मैं आपको कहूंगी कि आप इंपॉर्टेंस भी पढ़िए, ये दोनों टॉपिक भी है आपके। फीचर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि एमसीक्यू के लिए पूछ लिया जाए। चैप्टर नंबर 4 से प्रोसेस और यहाँ पर हमने फीचर्स पढ़े, बट साथ में आपको लिमिटेशंस जरूर पढ़नी चाहिए। फीचर से ज्यादा मुझे लगता है कि शायद टाइप्स ऑफ प्लान का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए इन योर केस स्टडी। ठीक है, हो सकता है चॉइस में पूछ ले वो। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से डेलीगेशन यस इंपॉर्टेंट था, हमारे इसमें डिस्कस किया गया है, बट उसके साथ साथ फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर भी करना मत भूलिएगा। चैप्टर नंबर 6 से सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जैसे कि यहाँ पर डिस्कस हुआ भी है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी स्टाफिंग प्रोसेस है वो भी अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि कभी भी पूरी प्रोसेस तो नहीं आएगी लिखने के लिए, बस आपको स्टेप्स ही आइडेंटिफाई करने होंगे। डायरेक्टिंग चैप्टर से
आपने बैरियर्स जरूर पढ़ने हैं, यहाँ पर बैरियर्स का क्वेश्चन नहीं था, इंसेंटिव्स का क्वेश्चन नहीं था, आपको बैरियर्स और इंसेंटिव्स भी जरूर पढ़ने हैं, और लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग से आप लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़ी है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अगर आप रिलेशनशिप पढ़ के चल रहे हैं तो साथ में आप इसकी प्रोसेस पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 से इन्वेस्टमेंट डिसीजन से काम नहीं चलेगा, आपको डिविडेंड डिसीजन भी पढ़ना होगा, आपको फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल के उन्होंने आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस काफी हैं, तो बहुत इजी है, वो भी पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 से आपको स्टॉक मार्केट के फंक्शंस के साथ साथ आपको सेबी के फंक्शंस भी प्रिपेयर करते हुए चलने हैं, और एक डिफरेंस कैपिटल और मनी मार्केट के बीच का। चैप्टर नंबर 11 से आप लोग यहाँ पर फिलोसफीज जरूर पढ़िए, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जरूर पढ़िए, और उसके अलावा आप चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन होता है द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, जो हमारे सैंपल पेपर में भी था। चैप्टर नंबर 12 से राइट्स जरूर पढ़िए आप लोग, और रिलीफ्स तो आप खुद लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप खुद लिख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन था एनजीओ वाला क्वेश्चन, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल ही गया था, मतलब एमसीक्यू के साथ साथ हमने क्वेश्चन भी देखा यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन से कि एक एनजीओ का क्वेश्चन यहाँ पर था, ठीक है, तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो अगर आप सैंपल पेपर हमारे गेस्ट पेपर दोनों प्रिपेयर करोगे ना, तो मुझे लगता है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको कह रही हूँ वो अपने आप ही कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। सो बच्चों, आई होप कि ये डे 5 जो है ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज्यादा बिल्डअप होने वाला है। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं, और अगर नहीं भी मैच हो रहे हैं तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, कर लो प्रिपेयर, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। सो अपनी तैयारी में लग जाइए, हमें 22 फरवरी को बहुत बढ़िया पेपर देकर आना है। ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम दी टीम अकाउंट्स गुरु, और आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये 5 डेज स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही, और अपना स्कोर आज के गेस्ट पेपर का मुझे जरूर बताइएगा। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। आप